इस चैप्टर में आरंभिक नगर के बारे में पहले जो बातें की थी, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर शिल्प किस प्रकार के हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि हमारे नगर और नए शिल्प किस प्रकार के थे, तो बहुत ही ज़्यादा अलग और बिल्कुल बेहतरीन तरीके के हुआ करते थे। लाइक समथिंग यहाँ पर जो मनके और बाट मिले हैं या फलक मिले हैं, मैं आपको ये स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहे हैं बाट। ये बाट जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि शायद ये इस तरीके के पत्थरों से बनाए गए होंगे जो कि बहुमूल्य पत्थर या धातुओं को तोलने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। नगर और नए शिल्पों की में अगर हम लोग शिल्पों की बात करें तो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं जरूर बनाई जाती होंगी, जिसमें कि हमें भी सोने और चांदी के गहने और बर्तन मिले थे। ये आप स्क्रीन पर आप अपने सामने देख सकते हैं, इसमें फलक के और बाट दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे खूबसूरत लाल मिट्टी से बर्तन बनाए जाते थे। खूबसूरत लाल मिट्टी से जो बर्तन थे, उसमें काले रंग का डिजाइन मिलता था और ये हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन नक्काशी पाई गई है हमारे लिए। उसके अलावा आप ये सामने चित्र देखिए। ये जो चित्र है, ये आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। ये चित्र हमें एक खास नक्काशी से मिला है। आप इसकी दाढ़ी को ध्यान से देखिएगा। इसकी दाढ़ी में एक एक बाल को इतने सही तरीके से दिखाया है कि वो आज की नक्काशी में हमें देखने को नहीं मिलता, और अगर आज दिखाई भी देता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और उम्दा किस्म की जो मिलती हैं हमें उम्दा किस्म की जो हमें हथियार मिलते हैं जिनसे इसको बनाया जाता है, औजार मिलते हैं, सॉरी हथियार नहीं, औजार मिलते हैं, उनसे ये बनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती जो होती थी उससे क्या फायदा होता था। देखिए, कपास की खेती होती थी और वहाँ पे कपास की खेती को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। ये भी कह सकते हैं कि ज़्यादातर ही वहाँ पे कपास की खेती हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ पे जो कपड़ों के टुकड़े हमें मिले हैं और जो हमें कताई का जो सामान मिला है, वो सारा हमें यही दर्शाता है कि वहाँ पे कपास की खेती ही बहुत बड़े पैमाने पे हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े, चांदी के फूलदान के एक ढक्कन के एक बर्तन में मिले थे, तो इससे ही हमें ये चीज़ें पता चली थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सेकेंड उसके बाद हमें विशेषज्ञों के द्वारा ये बात भी पता चली कि पत्थर को तराशना, मन के चमकाना और मोहरों पे पच्चीकारी करना, ये इंपॉर्टेंट काम हुआ करता था। महिलाएं पुरुष दोनों ही शायद इस काम को करते होंगे। देखिए, ये कहना तो नहीं है संभव कि कौन क्या काम करता था, क्योंकि ये तो हमें कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम सिर्फ और सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही बोल सकते हैं। अच्छा, फेयंस से बनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। अब बोलेंगे कि फेयंस क्या होता है, तो फेयंस को एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। इसमें बालू या स्फटिक को लेकर, जो एक चूरा मिट्टी टाइप का चूरा होता है, इसको लेकर उसको गोंद में मिलाकर से चीज़ें बनाई जाती हैं और बाद में इस पे एक चिकनी परत को जमा दिया जाता है। और चिकनी परत का जो रंग होता है, उस पर रंग किया जाता है हल्के से नीले समुद्री सा जो से कलर होता है, एकदम सी कलर। बहुत अच्छा लगता है सी कलर, बहुत ही प्यारा। तो उस कलर से इसको मतलब उसको पूरा कलर किया जाता है और इससे मन के चूड़ियाँ या छोटी छोटी बाले बर्तन बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर इसमें प्रदर्शन था। कच्चे माल की खोज में लोग इधर से क्यों घूमते थे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कच्चे माल की खोज इसलिए होती थी क्योंकि देख, कच्चा माल क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए। कच्चे माल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट हमें मिल जाता है। किसान या पशुपालक जो सबसे पहले उत्पाद करते हैं और जिसका जो फर्स्ट जो प्राइमरी जो हमें मिलता है, वो हम उसको कच्चा माल कहते हैं। तो लकड़ी या धातु कोई भी चीज़ होती है जो कच्चे माल में प्राकृतिक रूप से बिना किसी मिलावट के हमें मिल रही है, दिस इज अ कच्चा माल। इसमें किसानों के द्वारा जो भी चीज़ें पैदा की जाती है उसको दूर दूर तक ले जाया जाता था या मंगाया जाता था। इसे हम कच्चे माल के रूप में यूज़ करते थे। कच्चे माल में जहाँ तक भी हड़प्पा के लोग तांबे का आयात जरूर करते होंगे। और भी चीज़ें थी जो मतलब आयात की जाती थी, जैसे राजस्थान से तांबा आयात किया जाता था। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया था। कांसे बनाने के लिए तांबे में साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन जो थी, वो आधुनिक ईरान से मंगाई जाती थी। उसके अलावा सोने का एक कर्नाटक से, जो भारत में ही कर्नाटक उससे, और आपको पता होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो सोना मिलता है। बहुमूल्य पत्थर, क्योंकि समुद्र है तो वहाँ पे बहुमूल्य पत्थर मिलते थे आसानी से, तो गुजरात में से मंगाया जाता था। तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जो मंगाई जाती थी। नगरों में रहने वाले लोग भोजन किस प्रकार का करते थे। देखो, नगरों में रहने वाले जो लोग थे वो भोजन करते थे, अनाज उगाते थे, जानवरों को पालते थे और जानवरों से मिली हुई चीज़ों का भी भोजन वो करते थे। हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल,
ये सबका प्रयोग करते थे क्योंकि सबके अवशेष थोड़े थोड़े मिले हैं। जमीन की जुताई के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक पिक्चर देखिए आपकी स्क्रीन के सामने पिक्चर दिख रही है छोटे से हल की। ये ना तो हल है पर ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, तो उससे अंदाजा लगाया गया है कि ये हल वहां पर यूज होता था क्योंकि बच्चे के खिलौने के रूप में हमको मिला है। अगर बच्चे का खिलौना इस टाइप से बनाया गया तो यकीनन वहाँ पे यूज किया जाता ही होगा। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे हल से खेती हुआ करती थी। सिंचाई के साधन उन्होंने अलग अलग अपनाए होंगे क्योंकि वहाँ पर कोई नदी कोई आसपास नहीं थी, तो बारिश भी कम होती थी, तो वहाँ पे उन्होंने सिंचाई का कोई ना कोई साधन जरूर बनाया होगा। गाय भैंस भेड़ बकरियां वो पालते थे तो उसके लिए चरागाह वगैरह भी ढूंढते होंगे, तो जहाँ पे उन्हें आसपास तालाब या नदी कहीं दूर मिलती होगी वहां पर उन्होंने ये सब चीजें की होंगी। उसके बाद है कि वहां पर हड़प्पा संस्कृति में गुजरात का क्या महत्व है। गुजरात से पहले आपको लोथल का महत्व जानना होगा कि लोथल ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लोथल का जो बंदरगाह है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आता जरूर है कि हड़प्पा संस्कृति में सबसे बड़ा जो सभ्यता में सबसे बड़ा जो बंदरगाह पाया जाता था कौन सा बंदरगाह था, वो लोथल का बंदरगाह था। कच्छ के इलाके की बात करते हैं तो वहां पे एक इलाका था धोलावीरा। धोलावीरा वहां पर सफाई साफ साफ पानी मिलता था, जमीन बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। और धोलावीरा जैसे हम हर एरिया को, जैसे मैंने सिविक्स में आपको पढ़ाया था कि हर एरिया को कुछ भागों में विभाजित कर देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी धोलावीरा को 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो तीनों हिस्सों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बना दी थी, बड़े बड़े प्रवेश द्वार बना दिए गए थे ताकि उसमें जल्दी से कोई एंट्री ना कर सके। खुला मैदान भी हुआ करता ताकि वहां पे कोई भी अगर सार्वजनिक तौर पर अगर आपका कोई कार्यक्रम होता तो वो हो जाए। तो ये था। वहां पर आमतौर पर लेख मोहर मिलती थी। लेख मोहर जो लिपिक लोग उसको लिखा करते थे, लेख मोहर मिलती थी। सील लगा दिया जाता था। सील कैसे लगाया था वो भी बताती हूँ। जैसे आप व्यापार के बारे में आप समझते हैं तो व्यापार आने जाने की जो तकनीक हुआ करती थी वो कैसी होती थी। कोई भी अगर पैकेट आपको भेजना है कहीं पर तो उसमें मिट्टी से एक सील लगाई जाती थी और उस मिट्टी के ऊपर एक मोहर पर एक प्रॉपर एक लोगो तैयार होता था, वो लोगो लगाया जाता था। अगर वो मिट्टी की सील अगर वो टूटी हुई मिली तो उससे समझ जाते थे कि इस पैकेट से कोई छेड़छाड़ की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये जो मोहरबंदी जो गीली मिट्टी से होती थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके पास और कोई साधन था ही नहीं। ये देखिए मोहरबंदी जो आप ये पिक्चर में देख रहे हैं सामने, कि इस टाइप की मोहर हुआ करती थी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। देखो सभ्यता का अंत किसी को भी नहीं पता किस प्रकार हुआ। सभी लोग अंदाजा लगा रहे हैं, हम लोगों ने भी अंदाजा लगाया है कि किस तरीके से हुआ होगा, क्योंकि मैं जब ये बुक पढ़ रही थी तो मैंने भी सोचा था कि इसकी इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसका इतनी जल्दी तो अंत हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे ही हुआ होगा। कोई एक प्रोसेस हुआ होगा कि लोगों ने धीरे धीरे यहाँ से जाना शुरू किया होगा, कभी एक फैमिली, कभी 2 फैमिली, कभी 3 फैमिली ऐसे गई होंगी और धीरे धीरे वो सभ्यता पूरी तरीके से यहाँ से खत्म हो गई होगी। उनका क्या रीजन ये रहा होगा कि जब लोगों ने यहाँ से छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा कमी वहाँ पानी की रही होगी। पानी की कमी की वजह से शायद लोगों ने वहाँ पे एरिया को छोड़ना शुरू किया होगा। चरवाहे खत्म हो गए होंगे, जहाँ पर चारागाह जो थे वो खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा खेती करनी लोगों ने कम कर दी क्योंकि पानी को लेकर समस्या बहुत ज्यादा आती थी। तो इन लोगों ने धीरे धीरे इसको छोड़ना शुरू कर दिया होगा। कुछ लोगों का मानना है कि अचानक से सब कुछ हुआ था, अब तो हो सकता है कोई भूकंप या बाढ़ एकदम से आई तो सब कुछ बंद हो गया हो, ये भी हो सकता है। जल निकासी की समस्या आ गई होगी, कचरे भरने शुरू हो गए होंगे चारों तरफ, जो कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आई होंगी। कुछ विद्वानों का कहना है कि वहाँ पे ईंटे के बनाने के भट्टे जो थे बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि सब घर ईंटों से बनते थे, पक्के पक्के अच्छे तरीके से ईंटों का यूज हुआ था। वो ईंटें आज भी काम आई थी, तो समझ सकते कि ईंटें कितनी अच्छी लेवल पे बनती थी। तो हो सकता है कि वहाँ पे जो आसपास के एरिया थे वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया होगा, तो ये भी एक रीजन माना जा सकता है। हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया हो। जो भी हुआ होगा उसका परिवर्तन हमें दिख रहा है कि पूरी की पूरी सभ्यता का अंत हो गया, और वो सभ्यता इस प्रकार आया है कि वो हमें पता ही नहीं चला कि वो किस तरीके से खत्म हो गई। तो मैं कह सकती कि 1400 सालों के बाद भी फिर दोबारा से जो सभ्यता आई वो कौन सी थी वो बाद में आगे पढ़ेंगे। पर मैं कह सकते हैं कि सभ्यता जो हड़प्पा की सभ्यता थी बहुत ही ज्यादा पुरानी और बहुत ही ज्यादा वेल मैनेज्ड थी। उसके बाद हम बात करते हैं उसी टाइम पे मिस्र की। मिस्र में जो आपका जो 7 वंडर्स है उसमें मिस्र के पिरामिड आते हैं, तो वो आप पिरामिड की बात देख लीजिए कि 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी के दांतों लकड़ी इन सब चीजों से जगह जगह पर दूर दूर भेजी और वहाँ पे बड़े बड़े मकबरे बनाए जिनको पिरामिड कहा गया।
उन पिरामिडों को बाद में वहाँ पर राजाओं को दफनाकर सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, उनके साथ उनकी चीज़ें भी दफनानी शुरू कर दी, और एंड ऑफ द डे ये सारे पिरामिड बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो मिस्र में जिस टाइम पे हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, उसी टाइम पे मिस्र में ये वाली सभ्यता का विकास हो रहा था। आई होप सो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। सारे के सारे चैप्टर्स आपके आते जा रहे हैं, 1 to 4 कंप्लीट हो चुके हैं, आ चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यहाँ पे कोई इशू आ रहा है या आपको कुछ और चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।